देखिए, इससे घृणित, गंदा और मतलब मतलब क्या बताऊं कि इससे गंदा काम दुनिया में कोई हो नहीं सकता कि कोई इंसान को इंसान ना समझ के, कोई ऑब्जेक्ट या ज़मीन समझकर उसके ऊपर अपने गंद को विसर्जित कर रहा है और उससे भी गंदा काम वो कर रहे हैं जो इस बात को जस्टिफाई ठहरा रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि वो ब्राह्मण तो छोड़िए, वो ब्राह्मण महासभा तो छोड़िए, वो तो इंसानों की कैटेगरी में आने लायक भी नहीं है। एक तो वो इंसान जिसने कि ये गंदा काम किया और उसके साथ खड़े होने वाले लोग वो इतने उससे भी निचले स्तर के हो गए कि उन्हें ये गंदा काम लग ही नहीं रहा। उन्हें लग रहा है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। क्यों नॉर्मल चीज़ है? क्योंकि 2-3 रीज़न हम इसके देख रहे हैं कि पहली बात, वो अपनी जाति, अपनी सत्ता और अपने खुद के अहंकार में, खुद की हनक में इतने नशा है उनको। वो शराब का नशा नहीं है, वो नशा उनको जाति का है, उनको सत्ता का है और उनको अपने अहंकार का है, व्यक्ति होने के अहंकार का है। उस ताकत के दम पर वो उसे इंसान एक ये तो लाइट में आ गया। ये कांड तो रोज होते हैं। इस तरह के कांड तो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ रोज होते हैं। लेकिन इसके पीछे वो जो मानसिकता है, असल जो गुनहगार है वो मानसिकता, ये प्रवेश शुक्ला एक कोई इंसान नहीं है, ये सिंबल है किस चीज़ का? उस सारी सड़ांध व्यवस्था का ये उसका प्रकटीकरण है। एक प्रवेश शर्मा के मूत्र विसर्जन के रूप में एक इंसान के ऊपर एक इंसान जब मूत्र करता है, इवन गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली भी अपने लोगों पर नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि कोई भी कुत्ता जाकर कहीं ज़मीन ढूंढता है, वो क्या अपने किसी साथी पर करता है? या कोई जानवर, गाय, भैंस या कोई भी बिल्ली, कहीं पर भी आप देखेंगे तो ये तो जानवरों की कैटेगरी से भी नीचे और इंसानियत को शर्मसार करने की एक हद है। और उस हद को समर्थन करने वाले, वो ब्राह्मण महासभा हो, चाहे कोई भी दुष्ट महासभा हो, चाहे वो गंध महासभा हो, उसको हम धिक्कारते हैं, पूरी तरह से धिक्कारते हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि ब्राह्मण का होने का हमारे हाथ में नहीं था कि हम किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन हमारे हाथ में ये ज़रूर है कि हम एक इंसानियत के जज्बे को ज़िंदा रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं और इस तरह के घिनौने अपराध, इस तरह के मानवता के प्रति होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं। चलिए, शारदा जी ने अपनी बात मुखरता से रख दी। हमारे साथ ऋतु जी है। मैम, इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, ये एक विवेकशील इंसान और एक इंसान जो कि सत्ता के दंभ में जो चूर है, उन इंसानों के बीच का अगर हम कैटेगराइजेशन करें और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, हम तो मानते ही नहीं हैं इन कैटेगराइजेशन को। और ये कैटेगराइजेशन जो लोग सबसे ज़्यादा प्रमुखता से उनको गहरा करते जा रहे हैं, असल में ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये एक जो घटिया जो कृत्य किया गया है, इनको वो समाज के सभी विवेकशील व्यक्ति, चाहे वो किसी भी श्रेणी के क्यों ना हो, वो सभी इसको डिस्कार्ड करेंगे, सभी इसका मतलब भर्त्सना करेंगे, कड़े शब्दों में उसकी निंदा करेंगे, चाहे वो किसी भी जात, धर्म, श्रेणी से, वो व्यक्ति वर्ग से आता हो। अगर वो विवेकशील है, अगर वो सोचता है कि मैं एक सभ्य समाज में रह रहा हूँ, तो वो किसी भी असभ्य कार्य का वो उसको विरोध करना चाहिए, ये उसकी एक ड्यूटी बनती है। और ये जो कुछ लोगों के द्वारा आज मेरे कानों में भी पड़ा कि तो क्या किसी के ऊपर अगर ये शौच कर दिया है तो ये क्या ये कोई अपराध है? मतलब ये पूछना भी और इस तरीके का बयान देना भी अपने आप में, आप इसको क्या कहें कि इसको एक मतलब असंवेदनहीनता की भी मतलब सीमा को पार कर गए हैं। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम अपने देश के जो पुरातन संस्कृति है, सभ्यता है, हम उसके बहुत बड़े पैरोकार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आप को हिंदूवादी लोग कहते हैं, जिस पार्टी से ये व्यक्ति जिसने एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का घिनौना कार्य किया है, पेशाब किया,
तो ये व्यक्ति उसी संस्था से, उसी विचारधारा से बिलोंग करता है जो कहते हैं कि हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति है और हम प्राचीनता का बहुत सम्मान करते हैं। तो हमारे देश के जो आदिवासी हैं वो सबसे ज़्यादा प्राचीन हमारे देश के, अगर हम ये कहें कि वो हमारे देश के सबसे जो प्राचीन लोग हैं, सबसे ओरिजिनल लोग हैं हमारे देश के, तो भाई आपको उन ओरिजिनल लोगों का सम्मान कहाँ चला गया? इसका मतलब आज वो अपना जो विचार है इनका, एक नफ़रत फैलाने का विचार, ये नफ़रत जो है, नफ़रत एक व्यक्ति देखिए तभी दूसरे से कर सकता है जब उसके खुद के अंदर नफ़रत भरी हुई होती है। तो ये नफ़रत आज वो दूसरों के ऊपर इस नफ़रत को एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जितने भी ये अल्प समुदाय के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे दूसरे समुदाय के लोग हैं, इनके ऊपर राज्य प्रायोजित हिंसा करते हैं। और हिंसा करने के बाद जब देखा जाता है कि लोग उस हिंसा के विरोध में बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस हिंसा करने वाले वर्ग के ही सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो हम लोग ही हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं, क्योंकि हिंसा तो खुद ही भड़का रहे हैं ना। अब आदिवासी लोगों के, अब हम लोग हैं, हम आदिवासी लोगों के समर्थन में खड़े हुए हैं, और जो भी विवेकशील लोग हैं समाज का, वो आज आदिवासी लोगों के समर्थन में खड़े हैं। जब उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जब उनके ऊपर अपराध होते हैं, जब वो किसी मुसलमान के ऊपर हथियार उठाते हैं, जब किसी मुसलमान को एक भीड़ तंत्र के द्वारा मारा जाता है, तो जब दूसरे लोग जब उसके विरोध में खड़े होते हैं, तो ये उन लोगों का जो उनके उस घटिया कृत्य के समर्थन वाले लोग होते हैं, उनके लिए एक ध्रुवीकरण का काम करते हैं कि आप समर्थन करो, हम है ना आपके साथ, हम है ना। तो ये जो सरकार है, ये इस तरीके से नफ़रत फैलाती है और नफ़रत का करके ही समाज में ध्रुवीकरण कर रही है, ताकि दो वर्गों में या दो समुदायों में या दो विचारधाराओं में समाज विभाजित होता रहे, हमेशा होता रहे। या कभी किसी को मारेंगे, कभी किसी के ऊपर शौच करेंगे, कभी किसी की कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। मतलब आज आप सोचिए, कोई किसी के ऊपर शौच कर देता है और कोई दूसरा उसको जस्टिफाई करेगा, आपने कभी सोचा था? कहा भी है कि पेशाब करने पर कौन सी धारा लगती है? लगती है तो बताइए। तो मतलब क्या है, ये इतना बड़ा जस्टिफिकेशन है, और आप किसको जस्टिफाई कर रहे हो? आप सोच सकते हो किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? ये हमारे देश के बच्चों को हम कहाँ ले आए हैं? आज जो छात्र हैं वो किस चीज़ को सोच रहे हैं कि भाई जिसको सदियों से जिन चीज़ों को समाज, एक सभ्य समाज में बुरा माना जाता है, लेकिन आज उसके जस्टिफिकेशन हो रहा है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? एक सबसे बड़ा ये सवाल है। और दूसरा, ये लोगों की जो राजनीति है, आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, ये सबको समझने की ज़रूरत है कि इनके मन में किसी के प्रति भी प्यार नहीं है। ये अपने आप को हिंदू 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 कहते हैं, तो हिंदुओं के प्रति भी इनके अंदर प्यार नहीं है। इनके अंदर सिर्फ प्यार उनके लिए है जो लोग इनके कहने पर किसी के ऊपर मूत्र विसर्जित करेंगे। शिवराज पाटिल, जो वो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जाकर उनके चरण धो रहे हैं। अरे आपको शर्म से डूब मरना चाहिए था। कैसे आपने सामना किया उस व्यक्ति का जो आप उसके चरण धोने लगे? सबसे पहले तो आप उसको ये बोलो कि उस व्यक्ति को सजा क्या देने जा रहे हो? जिस व्यक्ति ने इतना घटिया काम किया है, सबसे पहले तो कानून उसको क्या सजा देगा, और जो कानून में प्रावधान है वो सजा उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस बात का प्रमाण जनता को दो कि वो सजा उसको दिलवाओगे आप लोग, क्योंकि आप सत्ता में हो। आज हर प्रशासन, हर न्याय व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय तक आप शिकंजा कसा हुआ है। तो आप सबसे पहले चरण बाद में धोते रहिएगा। चरण धोने से कोई महान नहीं बन जाता। आज तक हमारे कितने सारे, एक बहुत बड़ा समुदाय हमारे समाज का, वो हमारे ब्राह्मणों के चरणों में पड़ा रहा है। बड़े बड़े जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके चरणों में पड़ा रहा है। क्या उनका भला हो गया? उन्होंने लात ही खाई है। तो अब आप इतने सालों का हिसाब चुकता करने के लिए अगर आप पैर धो रहे हो, तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जो निर्माण था, उनका घर था, उस पर भी बुलडोज़र चला दिया गया। अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चला।
जब भी किसी एक जाति विशेष के ऊपर बुलडोजर चलता था या धर्म विशेष के ऊपर बुलडोजर चलता था तो कई लोग समर्थन में नजर आते थे इस बुलडोजर के, मगर अब वही लोग खिलाफत कर रहे हैं बुलडोजर की। देखिए, बुलडोजर चला देना तो कोई हमारे कानून का हिस्सा नहीं है ना, ये तो एक तरीके से गैर कानूनी है। ये इस सत्ता का पहचान है। देखिए, हर व्यवस्था में एक सत्ता की, एक विचारधारा की एक पहचान होती है। अब गांधी जी आए ना, गांधी जी की पहचान थी चरखा, वो निर्माण करते थे, ठीक है ना। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या पहचान थी? उनकी पहचान थी कि उन्होंने लोगों को एक पहचान दी कि भाई तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि समाज के लिए आप अपना कुर्बान करने के लिए आओ। तो हर समाज, हर व्यवस्था में, हर समय में एक एक पहचान रही है जिसने कि निर्माण किया है। किसी ने खादी के द्वारा कपड़े का निर्माण किया है, किसी ने सामाजिक आंदोलन का निर्माण किया है जिसमें हज़ारों युवा जो है वो लाइन लगाकर आ गए थे कि हम आएंगे, कुर्बानी देंगे समाज के लिए। तो ये सरकार जो है, ये है विध्वंस का प्रतीक। ये जो इनका जो ये बुलडोजर है, तो ये विध्वंस जो है, ये आपने दिखावट के लिए एक व्यक्ति जिसने क्राइम किया है उसको सज़ा देना है ना। हमारे देश में तो कानून का राज चल रहा है ना, बुलडोजर का राज नहीं। उसको सज़ा दीजिए ना, सलाखों के पीछे डालिए, जो कानून में उसको सज़ा है वो दीजिए। ये दिखावा छोड़िए कि आप बुलडोजर चला दे रहे हैं। बुलडोजर चलाना कोई समाधान नहीं है। एक के ऊपर चलाओगे, कितने प्रवेश शुक्ला पड़े हुए हैं इस समाज के अंदर, कितने लोग ऐसे हैं जो कि गलियों में कितने गंदे गंदे एक विशेष अल्प समुदाय के, हमारे देश के लिए जो सबसे बड़ा संख्या में अल्प समुदाय है, उसके लिए गंदे से गंदी भाषा में नारे लगाते हुए गलियों में घूमते, वो भी दिल्ली की राजधानी के अंदर। आज तक उनके ऊपर क्या आपने बुलडोजर चला दिया क्या? चलिए, इसी सवाल पे मैं शारदा जी आपकी राय जानना चाहूँगी। बुलडोजर को आप किस तरीके से देख रही हैं? जब पहले एक धर्म विशेष के ऊपर बुलडोजर चलता था तो लोग समर्थन करते थे, लोग कहीं ना कहीं खुश थे कि चलो सरकार जो है तुरंत न्याय दे रही है, बुलडोजर चला दे रही है अवैध निर्माण पर, मगर अब वही लोग खफा नजर आ रहे हैं सरकार के इस बुलडोजरबाजी से। देखिए, जब जो चीज़ दूसरों के लिए ये गढ़ते हैं वो अपने पे भी तो आएगी ना। इन्होंने दूसरों के घरों को तुड़वाकर सज़ा परिवार को दी जाती है। सज़ा का ये तरीका जो पूरे ख़ानदान को बर्बाद करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, उस बुलडोजर का न्याय जो इन्होंने सलीका समझ निकाल रखा था वो अब इनके ऊपर आ रहा है। और बात ये है कि केवल मूत्र विसर्जन कर देना और उसको इस तरीके से ये कर देना ही प्रवेश वर्मा का एक अपराध नहीं है। प्रवेश शुक्ला सॉरी, ये अपराधी है और कंटिन्यूस अपराधी, मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर है। मूत्र विसर्जन करके उसके घर पे बुलडोजर चल गया ऐसा नहीं है। बुलडोजर तो आदिवासियों की बस्तियों पर ये हर रोज चला रहे हैं और कॉरपोरेट के लिए रास्ते बनाते हैं। कॉरपोरेट के गुलाम सरकारें लगातार मुद्दे दूसरे खड़े कर देती हैं। अब उधर ग्रैब करके लैंड को कंपनियों को सौंपा जा रहा है, कॉरपोरेट को सौंपा जा रहा है। इधर मुद्दा क्या उठा दिया कि मूत्र विसर्जन कर दिया। जान के ये इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि जो मेन मुद्दा है उससे ध्यान भटक जाए। लोग हाय तौबा कर रहे हैं कि हम लोग भी बहुत द्रवित हैं, बहुत ही दुखी हैं कि भाई एक इंसान ने दूसरे इंसान पर ऐसा क्यों करा। ये इसी तरह से कोई भी काम इनका देख लीजिए, धुआं कहीं और उठाते हैं, आग कहीं और लगाते हैं। आग का पता ना चले कहाँ पर क्या भस्म हो गया, कहाँ पर क्या किसके हकों पर बुलडोज़र चल गया, किसके घर उजड़ गए। वो बेचारे ना भाषा जानते हैं। जो शिवराज चौहान जो पूरे के पूरे आदिवासियों को बर्बाद करने का जिम्मा लेकर सत्ता में मोदी का वरदहस्त बन ऊपर सर पे लेके बैठा है, उसकी तो ये जिम्मेदारी है ना कि जितना हो सके आदिवासियों को घर उजाड़े, प्रताड़ित करे, उनको इस तरह से जलील करे कि वो बेचारे आवाज़ ही ना उठा सके। उन्होंने तो पीड़ित के पैर धोए हैं मैम। देखिए, पैर धो देना मतलब शर्म से डूब मरने की बात है कि तुम अपने वोट बटोरने के लिए, अब उन्हें लग रहा है कि 30% इस क्षेत्र में आदिवासी हैं, बड़ी सीटों पर उनका वोटिंग का प्रभाव है, तो तुम पैर धोने के लिए बैठ गए। अरे पैर तो तुम मुँह सर पे है, मूत्र विसर्जन सर पे हुआ है, धो रहे हो पैर। चुनावी स्टंट था क्या? बिल्कुल था। उसका सम्मान तो सर से जुड़ा हुआ है ना।
उसके पैरों पे मूत्र विसर्जन किया होता, पैर धो देते, लेकिन उसके तो सर पे किया है ना। और क्या पता किसको पकड़ के तुमने उसके पैर धो दिए। वो तो लड़का तो छोटा सा 14-15 साल का था, ये तो एक आदमी को पकड़ के पैर धो दिए भाई। पता नहीं कौन किसका कहाँ, मतलब हर चीज़ के पीछे इनके रहस्य इतने गहरे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सच बात है कि ये करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, और उद्देश्य कुछ और होता है। तो यहाँ पर भी वही कहानी चल रही है कि इन्होंने केवल मुट्ठी भर कॉरपोरेट का भला करने के लिए, मुट्ठी भर कॉरपोरेट से आने वाले चुनावों में वही 98% इनके पास चंदा इकट्ठा होगा, इसके पर्पज़ से ये उनको गरीब, दलित, मजदूर, किसान, महिला, छात्र, युवा, नौजवान सबको बर्बाद करके केवल सत्ता, सत्ता और सत्ता, और साथ में उनको इंसान के दर्जे से नीचे रखकर, अब उन बेचारों के पास नलिनी तो नहीं जाएगी ना, शारदा दीक्षित तो नहीं जा रही है ना, उनके पास कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। इतना मतलब दुर्गम और दुरूह क्षेत्रों में वो लोग रहते हैं। अस्टेन स्वामी जैसे गए, उनको तो बेचारों को जेल में डाल के कैसे सुधा भारद्वाज जैसे सालों साल जेल काट रहे हैं। तो ये जो लोग जा रहे हैं उनके ऊपर इनका मूत्र विसर्जन क्या, बुलडोजर क्या, सब कुछ चलता है। लेकिन जब इन पर बात आती है, इन पर कोई भी, अब जरा सा उसका मैंने देखा था उसमें बुलडोजर कहाँ चल रहा है, उसकी केवल बाहर के एरिया में। ये तो अवैध निर्माण, अरे ये तो यहाँ दिल्ली में देखिए ना कितने घरों को उजाड़ दिया है बुलडोजर चला के, डीडीए के लैंड के नाम पे। आप तो कवर करते रहे हैं, कितने लोगों के बेचारे बच्चों के, गरीब बच्चों के बस्ते नीचे दबा दिए हैं और वो रो रहे हैं, उनके घरों में खाने को नहीं है, वो पड़े हुए हैं इसके मेट्रो के पिलर, इसके कवरिंग के नीचे। तो ये अन्यायी, अत्याचारी और ऐसी सरकार जो सिवाय कष्टों के समाज को कुछ नहीं दे सकती, जो केवल दलित, मुस्लिम, महिला, छात्र, युवा, नौजवान के हकों को मतलब एक तरह से नेस्तनाबूद करते हुए बुलडोजर वहाँ पर चला रही है, दिखा रही है बुलडोजर कि आज प्रवेश शुक्ला के घर पे बुलडोजर चला दिया तो हाहाकार मच गया, ब्राह्मण समाज और फलाना सभा और वो सब नाचने लगे। लेकिन वो बुलडोजर जो 9-10 साल से, वैसे तो आज़ादी के बाद से ही मतलब हमारे इन युवा नौजवानों का, दलित का या आदिवासियों को बर्बाद करने का काम चल रहा है, लेकिन वो स्लो पॉइजन के रूप में चल रहा था। लेकिन अब ये पूरा जहर के इंजेक्शन लगा लगा के ख़त्म कर रहे हैं लोगों को। तो ये सब कहानी जब तक चलेगी, जब तक समाज एकजुट होकर, आज अगर वो गलत के लिए एकजुट है तो हमें तो सही के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है ना। वो तो गलत के लिए एकजुट होकर सभाएं बनाकर और पंचायतें कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमें भी तो, मैं तो अभी अपने सहयोगियों को कह रही थी कि इसके समर्थन में हमें भी तो आंदोलन खड़ा करना चाहिए भाई। एक दलित बच्चे के ऊपर ये किया, और दलित बच्चे के परिवारों के घरों को रौंदने का काम सरकारें कर रही हैं। आदिवासी बच्चे के साथ हुआ, आदिवासी बच्चों के घरों को, मतलब ये तो एक छोटा सा उसकी वो है, छोटी सी बानगी है, लेकिन ये तो उससे गहरे षड्यंत्र के रूप में सब कुछ उजाड़ रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा सभ्य समाज क्या कर रहा है? हमने अगर यहाँ किसानों की ज़मीन पर फ्लैटों में रहने लग गए, या मान लो चकाचौंध में हमारे आदिवासियों के ये एरियाज़ को उजाड़ कर वहाँ पे डैम बनाकर हमें बिजली मिल गई, तो उनकी बसावट का कौन ध्यान करेगा? शारदा जी, कम शब्दों में आपसे आपका जवाब चाहूंगी, और आखिरी सवाल मेरा यही है कि आए दिन देश में हिंदू राष्ट्र बनने की मांग होती रहती है, तो क्या उस हिंदू राष्ट्र में दलितों की और आदिवासियों की जगह होगी? देखिए, जिस हिसाब से इनका एजेंडा है ना, उसमें दलितों की कोई जगह है ना महिलाओं की कोई जगह है। अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं घर से बाहर ना निकले, नौकरियां ना करें, वो एक किसी बिंदु को लेकर इशू बनाकर इन्होंने पूरा तमाशा खड़ा कर रखा है। वो मौर्य का जो चक्कर चल रहा है, ज्योति मौर्य, मतलब एक रोज किस्से हो रहे हैं। तो क्या महिलाओं को ये हिंदू राष्ट्र में कोई जगह है? बिल्कुल नहीं है। दलितों के लिए, हिंदुओं के लिए ना, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों की तो ये खुल्लम खुल्ला करते ही हैं, और आपके आदिवासियों के लिए ये तो वो हत्यारे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुट्ठी भर कॉरपोरेट को इस देश की संपदा बेचकर अपना रुतबा कायम करके, और वो 5000 साल पुरानी संस्कृति को सिंगोल हाथ में लेकर कायम रखना चाहते हैं, जिसका हम पुरजोर